हेलो फ्रेंड, स्टडी लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार नमूना है जो कि पृथ्वी के ही अपेक्षा बनी है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो बता रहा है कि ग्लोब को हम घुमा सकते हैं जैसे कि कुम्हार अपना पहिया घुमाता है या फिर लट्टू घूमती है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर पृथ्वी में जिस जिस जगह पर देश, महादेश, महासागर स्थित हैं उसे उस तरह दर्शाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कोई बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो अक्ष किसे कहते हैं? ग्लोब में एक सुई होती है जो झुकी होती है। ये देखिए चित्र में, ये अक्ष है, ये अक्ष है। ग्लोब पर वे दो बिंदुओं से होकर सुई गुजरती है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी के भांति ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ये बता रहा है कि यह एक काल्पनिक रेखा है। वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऐसा सुई नहीं है और कोई ऐसा रेखा नहीं है। यह एक काल्पनिक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह देखिए, यह विषुवत वृत्त है। इसके उत्तर में जो स्थित भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं एवं दक्षिण में स्थित दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की
स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त के जो समान रेखाएं हैं, ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है। इसके जो समांतर रेखाएं हैं, ये है 20 डिग्री पर 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक होता है। इससे ये जो समांतर रेखा है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा के एकदम समान होता है। इसकी दूरी 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर होती है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत रेखा जो है वह 0 डिग्री को दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश। यानी यह बता रहा है कि इस 0 डिग्री का मान 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री लगभग एक ही होता है। यानी 0 डिग्री को ही 360 डिग्री कहते हैं और 360 डिग्री को ही 0 डिग्री कहते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश में तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश में स्थित होता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में जितनी भी रेखाएं होती हैं उसे उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण में स्थित रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यह विषुवत वृत्त है। इसके ऊपर में स्थित रेखा उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित दक्षिणी अक्षांश है। अब आगे, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। यानी उत्तर को उ से तथा दक्षिण को द से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यानी चित्र से स्पष्ट है कि दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इसका आकार छोटा होते जाता है। और ये देखिए, क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। यानी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, इसलिए हम वहाँ से ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है और हम यहाँ पर हैं तो अपना स्थिति को जान सकते हैं कि हम उत्तर में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में किस अक्षांश पर स्थित हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं।
विषुववृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 अन्य अक्षांश रेखाएं और भी हैं। यानी विषुववृत्त तथा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अलावा 4 अन्य और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हैं। कौन कौन है, आइए देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुववृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर है तथा विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में है। फिगर से देखिए यहाँ ये देखिए विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। फिर ये उत्तरी ध्रुव रेखा जो कि 66.5 डिग्री पर है और ये दक्षिणी है जो कि 66.5 डिग्री पर है। यही बताया गया है यहाँ। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यानी पृथ्वी के जो बीचों बीच भाग हैं जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है और इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। इस स्थान को उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है उष्णकटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी इस स्थान पर अधिक गर्मी होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, इसलिए यहाँ अधिक गर्मी होती है और यहाँ फिर तिरछे पड़ता है, यहाँ थोड़े तिरछा हो जाता है, इसलिए यहाँ इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ सबसे तिरछा पड़ता, बहुत कम यहाँ प्रकाश आती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र को दक्षिणी शीत कटिबंध और इसे उत्तरी शीत कटिबंध, इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और इसे उष्ण कटिबंध। यहाँ यानी यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है, यहाँ नॉर्मल गर्मी होती है और यहाँ सबसे अधिक ठंड होती है। ऐसा ही ऊपर में है, यहाँ सबसे अधिक गर्मी यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है, यहाँ नॉर्मल गर्मी होती है और यहाँ बर्फ जमी रहती है सालों भर। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए इसे शीत कटिबंध होते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि यहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं और यहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है। अब देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टांगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशियस द्वीप एक ही अक्षांश
20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने के संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। यानी देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतरीय यामोत्तर देशांतर रेखा को ही कहते हैं। तो ये देखिए फिगर में उत्तर से दक्षिण यानी ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा का, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री, फिर ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60 ऐसे ये साइड 90 डिग्री तक होती है और ये साइड 90 डिग्री तक होती है। ये 0 डिग्री ही 180 डिग्री है और 180 डिग्री ही 0 डिग्री है। यह एक मेन पॉइंट है देशांतर रेखा में कि 0 डिग्री ही 180 डिग्री है और 180 डिग्री ही 0 डिग्री है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। यानी ये जो देशांतर रेखा है ये ध्रुव पर सभी देशांतर रेखा आपस में मिल जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सब देशांतर रेखा सभी यहाँ पर आती है और ध्रुव पर सभी मिल जाते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री में सभी देशांतर रेखा एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। अक्षांश रेखा समांतर रेखा होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। यानी सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई एक समान होती है, जबकि अक्षांश रेखा की लंबाई समान नहीं होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर यानी वहां से गुजरने वाली रेखा पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाएगा। यानी यह बता रहा है कि जो ग्रीनविच स्थित है, ग्रीनविच जहाँ के ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, उस स्थान को 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा और वहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर गिनती शुरू किया जाएगा। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों भूगोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। यानी यहाँ से पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक पूर्वी गोलार्ध एवं एक पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिमी के लिए अक्षर प देकर बिंदु का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम
धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु धुबरी का सही स्थान होगा। यानी धुबरी है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ होगा? ये 20 और ये लगभग इसके बीचों बीच में होगा 26, यानी ये 26 डिग्री है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 26 डिग्री ये और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी यह 60 है, यहाँ 70 होगा, 80 90 यहाँ अंत कोना पर होगा, यहाँ पर धुबरी स्थान स्थित होगा, यानी इस स्थान पर धुबरी स्थान स्थित होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ से की अक्षरों से व्यक्त करें। जिस बिंदु पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटेगी, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को अ व स द ध से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूरे देशांतर, क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करें। यानी यह बोल रही है कि एक पृथ्वी का नमूना जैसे लीजिए, वहाँ पर ये 0 डिग्री ऐसे ऐसे खींचिए और ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं और ये 0 10 20 30 ऐसे 90 डिग्री, इधर भी 90 ऐसे लीजिए और किसी स्थान का पता कीजिए। जैसा कि ये इस चित्र में देशांतर रेखाएं हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। यह एक मानचित्र दिखा रहा है पूरे विश्व का। इसमें भारत इस स्थान पर है, ये देखो, ये भारत है। और ऐसे चित्र बनाने बोल रहा था, क ख ग घ ऐसे, और ये अ ब स 1 2 3 ऐसे कर कर चित्र बनाने बोल रहा था। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्त की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी यह क्रियाकलाप करने बता रहा है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी यह बता रहा है सूर्य घड़ी बनाने को, सूर्य जब सामने होता है तो परछाई इसकी सीधी बनती है, तथा जब यहाँ होगा तो इसकी परछाई सीधी बनेगी। जब यहाँ होगा तो इसकी तिरछी, फिर यहाँ ऐसे सूर्य घड़ी का निर्माण किया जाता है और ऐसे समय का पता लगाया जाता है। यही सबसे अच्छा तरीका है समय का पता लगाने का, और इसी के माध्यम से आगे चलकर घड़ी का निर्माण हुआ है। घड़ी में सही समय का निर्धारण हुआ है। घड़ी का निर्माण तो पहले ही हुआ है, लेकिन उसका सही समय का निर्धारण सूर्य के प्रकाश से ही हुआ है। चूँकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उसका समय
ग्रीनविच समय से आगे होगा। ये बताना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। उनका समय पीछे होगा, यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तब जब सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी है तो इस पर ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद जब ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ये पश्चिम और ये पूर्व, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो ये पश्चिम दिशा, तो ये पूर्व दिशा जाएगी। तो यहाँ पहले सूर्योदय होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर अंततः में इस स्थान पर सूर्योदय होगा। वही बता रहा, उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती हैं, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूर्णन कर लेती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री। इस प्रकार वह 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा कर लेती है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय 1 घंटा आगे होगा। वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी यह 0 डिग्री ग्रीनविच है, यह पूर्व दिशा है और ये पश्चिम। ये पश्चिम में 15 डिग्री पश्चिम में ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। एक घंटा पीछे होगा, ग्रीनविच से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। यानी जब ग्रीनविच पर 12 बजा होगा तो ग्रीनविच से पहले वाले यानी पूर्व दिशा में 1 बजा होगा तथा पश्चिम दिशा में 11 बजा रहेगा, लेकिन ग्रीनविच से पश्चिम दिशा में 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ 11 बजा रहेगा, बताया ना। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजा होगा उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा, यानी जब ग्रीनविच पृथ्वी के ग्रीनविच 0 डिग्री पर 12 बजा रहेगा तो इसके जो पीछे वाली रेखा है 0 डिग्री, इसके सामने जो है 180 डिग्री, वहाँ पर मध्य रात्रि यानी दोपहर का 12 वहाँ बजा रहेगा। यहाँ दोपहर का सुबह रहेगा और पृथ्वी के 180 डिग्री भाग पर रात्रि के 12 बजे होंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे रहते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थान समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर अलग अलग स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत से गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए।
यानी देश के इस स्थान से इस स्थान में 1 घंटा 45 मिनट यानी लगभग 2 घंटे का अंतर है। यहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है तथा यहाँ 2 घंटे बाद में सूर्योदय होता है, यानी गुजरात के स्थान पर 2 घंटे बाद सुबह होती है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में स्थानीय समय पूरे देश के मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। यानी भारत में 82.5 डिग्री यहाँ है, ये 82.5 डिग्री है, इसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इस याम्योत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। हम जो घड़ी में समय देखते हैं वो इसी मानक समय से माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय के अनुसार मैच शाम 7:30 बजे होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? यानी बता रहा है कि लंदन में 2 बजे शुरू होगा क्रिकेट और भारत में 7:30 बजे, इसलिए यहाँ शाम तक ख़त्म हो जाएगा और यहाँ देर रात्रि में ख़त्म होगा, क्योंकि यह पश्चिम दिशा में पड़ता है और ये पूर्व दिशा में पड़ता है लंदन, और ये पश्चिम दिशा में आ जाता है, इसलिए यहाँ सुबह पहले होगा और यहाँ सुबह देर से होगा, इसलिए यहाँ रात्रि हो जाएगा क्रिकेट में और यहाँ शाम तक ख़त्म हो जाएगी। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है। यानी भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, यानी भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री पर है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी भारत में जो समय है मानक समय रेखा वह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये देखिए, ये अभ्यास है। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो भू आब है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का गोलाकार नमूना है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? ये सब आप खुद करिएगा। अब यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।